गुड मॉर्निंग बच्चों। जब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये जाना कि कैसे बोल्शेविक पार्टी ने या फिर व्लादिमीर लेनिन ने किस तरीके से रशिया की गवर्नमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन कुछ समय बाद जो आइडियोलॉजीज थी उनमें कुछ चेंजेस आने की वजह से एक समय ऐसा आया रशिया में जब सिविल वॉर जैसे हालात बन गए। सिविल वॉर मतलब कि जब घर में युद्ध होता है, ओके, गृह युद्ध हम बोल सकते हैं। इट्स बिटवीन 1918 टू 1920, लगभग 2 साल तक चला, जहाँ पर वेरियस ग्रुप्स बनने लग गए। जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक वाइट्स के तौर पे हमने पढ़ा जो कि सारिस्ट को सपोर्ट करते थे, जो कि कुछ ऐसे पीपल्स थे जो कि रशिया के बाहर चल गए थे और बोल्शेविक के अगेंस्ट लड़ने के लिए वो सेना बना रहे थे। ओके, उसके अलावा हमने कुछ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज से जो कि अलग हो चुके थे, क्योंकि पहले ये सब एक थे, बट लेकिन हुआ क्या कि जब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी तो वो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी। उसके बाद जैसे बोल्शेविक ने जब इसकी भागदौड़ संभाली तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो पीपल्स थे या यहाँ के सिटीजन्स थे वो कुछ नाखुश थे। ओके, सो सिविल वॉर के बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि कैसे बोल्शेविक पार्टी को, ऐसा नहीं था कि बोल्शेविक पार्टी अकेले पड़ गई थी, उनको अदर कंट्रीज अदर जो वहाँ पे पीपल्स थे, सिटीजन्स थे, उनका सपोर्ट मिल रहा था, जिसमें कि जैसे लाइक जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे जो कि जादिस्ट थे, जो कि हेल्प कर रहे थे बोल्शेविक पार्टी। ओके, पर लेकिन फिर भी चाहे उन्होंने कोशिश करी, पर लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी वो फेल होती जा रही थी। ओके, सो यहाँ पर आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। ओके, सिविल वॉर के दौरान ही बोल्शेविक कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज। भले ही गृह युद्ध चल रहा था, पर लेकिन बोल्शेविक पार्टी का ये था कि उन्होंने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी और बैंक थी उनको नेशनलाइज करना बंद नहीं करा, उनको चलता रहा। ओके, मैंने पहले बोला था नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जब किसी फर्म या किसी इंडस्ट्री या किसी बैंक को अपने अंडर में ले लेती है, उसके कामकाज को देखना, सारे जो डिसीजंस लेना, ये सब जब होता है तो उसको हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। The permitted peasants to cultivate the land that have been socialized। उन्होंने परमिशन भी दी peasants को कि आप जो भी लैंड हमें सोशलाइज किया है, यानी कि सोशलाइज हमने पढ़ा था कि सोशलाइज का मतलब ये कि जो लैंड्स थे सोशलाइज तो वो पीजेंट्स को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए और नोबल से छीन कर। तो उन्होंने उसी बात की परमिशन दी कि पीजेंट जो हैं वो कल्टिवेट कर सकते हैं लैंड में। ओके, जो कि सोशलाइज्ड किया गया है। Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work would be. A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy would work and set targets for the 5-year plans. Okay, अब centralized planning की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। ओके, ऑफिशियल्स को, जिनके मंत्री थे उनके ऑफिशियल्स को ये काम दिया गया कि आप कैसे भी करके टारगेट्स बनाइए जिससे कि हम हमारे देश में तरक्की ला सकें। इसके लिए जो ऑफिशियल्स ने क्या करा, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए 5-5 साल के प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। हर एक प्लान जो या हर एक प्लान में कुछ टारगेट सेट किए जो कि 5 साल के। ऑन द बेसिस ऑफ दे मेड 5-year plans, द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 plans। गवर्नमेंट ने पहले के 2 5-year प्लान निकाले, उसमें ये करा कि गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों के प्राइस को फिक्स कर दिया ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब ये प्लानिंग की तो ये सक्सेसफुल रही इनिशियल ईयर्स में और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ बाय द ईयर 1929 टू 1933 100%। ओके, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज वो 100% इंक्रीज हुआ इन द ईयर 1929 टू 33। और कौन कौन से चीज़ में सबसे ज़्यादा इनको कामयाबी हासिल हुई? ऑयल, कोल और स्टील में, है ना, आयरन और स्टील लोहे में। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, और नई नई सिटीज़ डेवलप होने लगी जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होने लगे। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। पर लेकिन जब वो लोग अपने देश की तरक्की कर रहे थे तो जाहिर सी बात है न्यू फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहेगा। पर लेकिन सिंस रैपिड कंस्ट्रक्शन चलता रहा तो वहाँ की वर्किंग कंडीशन पुअर होने लग गई, मतलब कि जो लेबर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही थी। ओके, इन द सिटी मैग्निटगॉर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। एक सिटी थी मैग्निटगॉर्स
जो कि आगे जाके एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल सिटी में आग बनी, वहाँ पर एक स्टील प्लांट बनाया गया जो कि केवल 3 साल में उसको कंप्लीट कर दिया गया। वर्कर्स लिव हार्ड लाइफ्स एंड रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क्स इन द फर्स्ट 5 ईयर अलोन। अब जब उस फैक्ट्री को बनाया गया तो वहाँ पर ये देखा गया कि वर्कर्स की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। एक 5 साल में कम से कम 550 बार उस फैक्ट्री में काम रुका। अब वहाँ की लिविंग क्वार्टर्स के बारे में जानते हैं। लिविंग क्वार्टर्स में टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर कोई लिविंग क्वार्टर में रह रहा है और ठंड का समय जहाँ पर टेम्परेचर, रशिया के ऐसी कंट्री जहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है, ऐसी कंडीशन में पीपल्स को जो थे वहाँ पे जो रह रहे थे उनको 4-4 माले से नीचे उतरना पड़ता था। फिर बाद में उनको जो भी टॉयलेट या सैनिटेशन फैसिलिटी रहती थी वो यूज़ कर पाते थे। तो मतलब कंडीशन ऑफ द वर्कर जो थे वो अब बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे थे। ओके, और वर्किंग कंडीशन भी उनकी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि अब जो देखिए कोई भी स्टील प्लांट बनाने में केवल 3 साल लगना कि वहाँ पे कितना रैपिड कंस्ट्रक्शन वर्क चला होगा। ओके, एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप। इसके साथ साथ इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करने के साथ स्कूलिंग सिस्टम भी इन्होंने डेवलप किया गया। ओके, और ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि कोई फैक्ट्री वर्कर्स या पीजेंट्स अगर चाहता है तो अपने आगे की पढ़ाई विद यूनिवर्सिटी के थ्रू वो कर सकता है। क्रैचेस विल एस्टैब्लिश इन फैक्ट्री फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ वुमेन वर्कर। क्रैचेस यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों की देख रेख होती है, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनकी माँ जो है फैक्ट्री में एज ए वर्कर वर्क कर रही, तो वहाँ पे उनके लिए क्रैचेस बनाया गया। ओके, वहाँ पे इसके साथ साथ उन्होंने जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई जो कि सस्ती हो। ओके, मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वर लिमिटेड। हालांकि उनकी पॉलिसी तो अच्छी थी, बट लेकिन गवर्नमेंट के सोर्स लिमिटेड हो जाने की वजह से इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखा, अनइवन दिखा, इवन इफेक्ट नहीं दिखा, अनइवन दिखा। कहीं पे बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता और कहीं पे बहुत से लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। ओके, नाउ अब एक ऐसा दौर आया जब जो व्लादिमीर लेनिन थे, जो कि बोल्शेविक के हेड थे, बोल्शेविक पार्टी के, उनकी डेथ हो गई। उनके बाद जो वहाँ का सारा कार्यभार था वो स्टालिन ने संभाला। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। मतलब कि इन्होंने जब देश की कमान संभाली या फिर गवर्नमेंट की कमान संभाली तो इन्होंने क्या चेंज लेके आया, उनकी क्या पॉलिसी थी। The period of the early plant economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. By 1927 to 1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem in grain supply. अब वहाँ की रशियन जो पॉलिसीज थी जो बोल्शेविक पार्टी ने बनाई थी वो इंडस्ट्री के तौर पे तो बहुत अच्छी गई, पर लेकिन एग्रीकल्चर के फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स गई। ओके, बहुत सारे ऐसे सोवियत रशिया के टाउन ऐसे थे जहाँ पर ग्रेन सप्लाईज प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन्स शुड बी सोल्ड। अब रीज़न क्या था, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों का, मैंने पहले बताया था, प्राइस फिक्स कर रखा था। ओके, बट जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन्होंने फसल बेचने से मना कर दिया। ओके, इस प्राइस पे जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया, इस वजह से वहाँ पर अनाज की किल्लत होने लगी। ओके, स्टालिन जो कि हेड बने आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन introduced from emergency measures. He believed that the rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in hope of higher prices. Speculation has to be stopped and supply be confiscated. अब उनका ये मानना था कि ऐसे पीजेंट जो कि अमीर थे या ऐसे ट्रेडर्स, उन्होंने सप्लाई को रोक रखा है कंट्री साइड में, यानी कि गांव साइड में। ओके, और इस उम्मीद में ये बैठे हैं कि जब भी प्राइस राइज होगी तब हम भी अनाज को बेचेंगे। सो इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया। उसी दौरान उन्होंने ये आदेश दिया उनके पार्टी मेंबर्स को कि आप सारे प्लेसेस कंट्री साइड में आप टूर कीजिए जहाँ जहाँ भी ग्रेन प्रोड्यूस होता है। सुपरवाइजिंग इन्फोर्स ग्रेस कलेक्शन एंड रेडिंग कुलकास। ओके, और उनके साथ ये भी आदेश दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे ग्रेन का उन्होंने कलेक्ट कर रखा है इलीगल तरीके से, तो आप उस ग्रेन का कलेक्शन कर सकते हैं। ओके, और रेड किया उन्होंने कुलकास को। कुलकास आर बेसिकली ऐसे पीजेंट्स से जो कि अमीर पीजेंट्स थे, आप नहीं बोल सकते समृद्ध किसान थे। ओके, एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। अब जैसे जैसे शॉर्टेज तो कम नहीं हुई, तो इस वजह से उन्होंने एक तरीका निकाला कि क्यों ना हम कलेक्टिवाइज फार्म्स डेवलप करें, यानी कि फार्म्स को पूरे को कलेक्ट करें, वहाँ पे एक ही समय में एक बहुत सारी क्रॉप्स एक ही साथ ग्रो करेंगे।
इट वॉज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। और उस समय उनके मानना था कि जो ग्रेन शॉर्टेज हो रहा है हो सकता है कि जो स्मॉल साइजेस ऑफ फार्मर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इस वजह से हो रहा हो। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू द पीजेंट्स। आप सभी जानते हैं 1917 के वाले दौर में क्या हुआ था, जो नोबेलिटी थी उनसे सारा लैंड छीन कर इन पीजेंट्स को दे दिया गया था। द स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड। और रीज़न क्या था कि जो स्मॉल साइज जो पीजेंट्स यानी जिनके पास ज़मीन कम थी वो अपने आप को मॉडर्नाइज्ड नहीं कर पाए, उनके पास वेल इक्विपमेंट नहीं थे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन ग्रो हो पाए। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलकाज। और कहीं ना कहीं उस समय रणनीति ये बना गई कि अगर ये फार्म लैंड्स को मॉडर्नाइज करना है और इनको अलॉन्ग विद जैसे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है ठीक वैसे ही अगर हमें ये भी ग्रोथ करना है तो हमें इन कुलकास को एलिमिनेट करना होगा। इनसे सारे ज़मीन जो भी ज़मीन है खेती की इनसे छीननी पड़ेगी और स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म या फिर कलेक्टराइजेशन ऑफ फार्म्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसके तहत किसी पीजेंट्स का कोई भी मालिकाना हक नहीं रहेगा किसी भी ज़मीन पर। वहाँ पर जो भी कंट्रोल रहेगा वो स्टेट ओन्ड रहेगा यानी कि सरकार का रहेगा। सरकार वहाँ पे ग्रेन्स ग्रो करेगी और सरकार को पूरा हक रहेगा उन ग्रेन्स को कैसे यूज़ करना है। पीजेंट्स सब रोक नहीं सकते उन ग्रेन्स को या कलेक्ट करके स्टोर करके नहीं रख सकते। ओके, यही मीनिंग है कलेक्टिवाइजेशन का। ओके, ये पॉलिसी थी स्टालिन की। ओके, व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम्स फ्रॉम 1922 द पार्टी फोर्स्ड ऑल द पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। और 1929 के बाद पार्टीज ने फोर्स किया सारे फार्मर्स को कि आपको इस कलेक्टिवाइजेशन या फिर कलेक्टिव फार्म्स पर ही आपको खेती बाड़ी करनी होगी। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। और जितने भी लैंड्स थे बल्क ऑफ लैंड्स जो थे जितने भी सारे लैंड्स थे वो सब अब गवर्नमेंट के नाम पर कर दिए गए थे। ओके, पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलकाज प्रॉफिट वाज शेयर। अब पीजेंट जो थे वो काम करते थे और जिस तरीके से भी प्रॉफिट मिलता था वो उनमें शेयर कर दिया जाता था। ओके, इंग्रेज पीजन रजिस्टर्ड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक। अब इसको जैसे पीजन्स जिनको बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने क्या करा कि जो लाइफ स्टॉक होते थे, लाइफ स्टॉक यानी कि जो कैटल होते हैं, ओके, कैटल को हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। ओके, जो लाइफ स्टॉक जो थे उनको उन्होंने बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया उन अथॉरिटीज़ को रोकने के लिए। ओके, सो बिटवीन 1929 to 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। ओके, जो परसेंटेज कैटल उस समय जैसे 100% था तो वो उन्होंने सिंस लाइफ स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे ना, इन कैटल्स को मार रहे थे, इस वजह से कैटल का परसेंटेज केवल 33% ही रह गया। ओके, दोज हु रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन वेर सीवियरली पनिश्ड। अब ऐसे पीजेंट जो नहीं मान रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दी गई। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल, बहुत से लोगों को कहीं डिपोर्ट कर दिया गया या देश निकाला दे दिया गया। ओके, एज द रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। अब बहुत से पीजेंट्स की ये तर्क था कि हम तो सोशलिज्म को सपोर्ट करते तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ना ही हम अमीर हैं, ऐसा क्यों हमारे साथ किया जा रहा है। दे मियरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। और उस समय पीजेंट्स का ये मानना था कि हमें जो कलेक्टिव फार्म्स है या स्टेट ओन फार्म्स है उन पर हमें काम नहीं करना है। स्टेट गवर्नमेंट्स अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन। स्टेट गवर्नमेंट ने फिर इसके अलावा कुछ फार्मर्स को इंडिपेंडेंस दी कि आप अपने हिसाब से कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, पर लेकिन ऐसे कल्टिवेटर्स के साथ किसी भी तरीके से सिंपैथी नहीं दिखाई जाती थी। गवर्नमेंट जब चाहे कुछ भी इनके साथ कर सकती थी। ओके, इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। हालांकि कलेक्टिवाइजेशन का असर जो था वो बहुत बाद में दिखा। आप ये नहीं बोल सकते इमीडिएटली उसका वो नहीं बना, मतलब कि अनाज प्रॉपर तरीके से सडन ग्रोथ नहीं हुआ, इसको समय लगा, इमीडिएटली प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। सो ये साल 1930 से बीच के 1930 से लेकर 1933 कहीं ना कहीं सबसे माना तो मोस्ट डेविस्टेटिंग साल रहे थे रशिया एम्पायर के लिए, क्योंकि इस समय फेमाइन की वजह से यानी कि भूखमरी, अनाज ना होने की वजह से, ऐसी कंडीशन जब अनाज ना होने की वजह से देश की जनता जब भूख की वजह से मरने लगे तो उस कंडीशन को फेमाइन कहते हैं। उसकी वजह से कम 4 मिलियन पीपल्स वर डेड एट दैट टाइम इन द 1930 to 33। ओके, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कलेक्टिवाइजेशन का जब फ़ायदा हुआ वो बाद में हुआ, रैपिडली इंक्रीज नहीं हुआ प्रोडक्शन रेट।
Many within the party criticized the confusion in the industrial production under the planned economy and consequences of collectivization. ऐसे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे विद इन द पार्टी जो कि कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है। हमने सारे तौर तरीके देख लिए, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, हमने कलेक्टिवाइजेशन किया, लेकिन उसके साथ उस हिसाब से हमको ऐसे रिजल्ट नहीं मिल पाए। स्टेलिन एंड हिज सिंथेसाइजर चार्ज द क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट सोशलिज्म। और ऐसे पीपल जो कि विद इन द पार्टी स्टेलिन के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि आपने क्या पॉलिसी निकाली जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनको उन्होंने सीवियरली पनिश किया गया। ओके, उनको किसी भी केस में फंसा के, कॉन्स्पिरेंसी के केस में फंसा के उनको जेल में डाल दिया गया। ओके, एक्यूशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वेर इन प्रिजन्स और लेबर क्रैम्प्स। और इस दौरान उन्हें जितने भी क्रिटिसाइजर्स थे अपने, उनको जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। तो उस दौरान 1939 तक कम से कम ऐसे 2 मिलियन पीपल्स को जेल में डाल दिया था, या फिर उन्हें फोर्स लेबर के तौर पर उनको मजदूर बना के रखा था। ऐसे बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जो कि इनोसेंट थे, जिन्होंने कुछ भी क्राइम नहीं किया था, और लेकिन कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं था। ए लार्ज नंबर वेर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर। बहुत सारे ऐसे पीपल्स को मजबूरी में ज़बरदस्ती कन्फेशन कराया गया ताकि उनको जेल में डाल दिया जाए या उनकी हत्या करवा दी जाए। एग्जीक्यूट भी हुए वैसे बहुत सारे, और उसमें ऐसे पीपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्रोफेशनल थे। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा स्टैलिनिज्म या फिर स्टैलिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट बने, तो उन्होंने भी कहीं तरीके से तानाशाह वाला काम ही करा। जो उनके अगेंस्ट बोला उनको किसी न किसी कॉन्स्पिरेंसी में फंसा कर या तो उसमें जेल में डाल दिया गया, या उनसे ज़बरदस्ती कन्फेस करा के उनको फांसी की सज़ा या फिर जिस भी तरीके से एग्जीक्यूट किया वो उन्होंने कर दिया। Now the global influence of the Russian Revolution and the USSR. ओके, जब ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ, ग्लोबली जो अदर कंट्रीज थे उनमें क्या इन्फ्लुएंस आया। ओके, फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर यूनियन, सोवियत जो रशिया था। ओके, क्योंकि हमने देखा था कि केवल रशियन एम्पायर अलग हो चुका था, और जो अदर जो बोल्शेविक के अगेंस्ट थे उन्होंने अपनी अलग जगह जाके उन्होंने यूएसएसआर फॉर्म किया था, उन्होंने सोवियत काउंसिल्स बना ली थी। ओके, तो उसका वजह से क्या इन्फ्लुएंस आया, फिर रशिया में सोशलिज्म की वजह से क्या अराउंड द वर्ल्ड क्या चेंजेस आने लगे। ओके, क्या सोच होने लगी आसपास के देशों में। ओके, एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द बोल्शेविक टू पावर। ओके, जैसे जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी यूरोप में उस दौरान थी, उनको ये जो तरीका था बोल्शेविक पार्टी का, जिस तरीके से उन्होंने पावर को अपने अंडर में लिया, वो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने अप्रूव नहीं करा। ओके, however the possibility of worker state fired people imagination across the world in many countries communist parties were formed। इसी दौरान दूसरी अलग अलग कंट्री के हिस्सों में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होने लगी विच सेम आइडियोलॉजी लाइक सोशलिज्म, सोशलिस्ट पार्टी जिसको हमने पढ़ा, उसी आइडियोलॉजी में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होने लगी। ओके, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन में फॉर्म हुई। द बोल्शेविक इनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। बोल्शेविक्स जो पार्टी थी उन्होंने कहीं ना कहीं इनकरेज करा कॉलोनियल गवर्नमेंट को कि आप हमारी तरीके की रणनीतियाँ, हमारी तरीके से एक्सपेरिमेंट हमने करा, उसको अपना। मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कमिटी एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। और इसी तरह इन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस रखी, तो ऐसे बहुत सारे नॉन रशियन पीपल्स, रशियन पीपल्स भी उन्होंने इन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया। सम रिसीव एजुकेशन इन यूएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे से बच्चे एजुकेशनिस्ट थे या इसका बच्चे थे जिन्होंने इन कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। ओके, वर्क जैसे लाइक मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी निकाली थी जिसमें वर्कर चाहे तो यूनिवर्सिटी के थ्रू एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंसान थे जो कि यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी जो वर्कर्स के लिए इस्टेब्लिश की थी, उनमें वो लोग एजुकेशन प्राप्त करने लगे। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड ए वर्ल्ड स्टेचर। और बाय द टाइम जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो यूएसआर कहीं ना कहीं कामयाब हुआ अपने आइडिया, सोशलिज्म के आइडिया, और एक तरीके से सबको ग्लोबल फेस देने लगा कि सोशलिज्म ऐसे होना चाहिए, हैव टू
फाइट फॉर द सोशलिज्म, ओके, और एक वर्ल्ड को एक स्टेटस दिया सोशलिज्म के बारे में. Yet by the 1950s it was acknowledged within the country that the style of the government in the USSR was not in keeping with ideals of the Russian Revolution. पर लेकिन 1950s तक पूरी दुनिया को यह एहसास तो हो चुका था कि जो आइडियल्स थे ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन के सोशलिज्म लेके आएंगे, उन आइडियल्स पर खड़ी नहीं उतरी है बोल्शेविक पार्टी या फिर जो वहाँ पर जो भी जो पार्टी जो है वहाँ पर रूल कर रही है. Okay, in the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. और सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, although they have the ideals of socialism. A backward country had become a great power. Its industries and agriculture has developed and poor being fed. हालांकि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था, जहाँ पे गरीबी थी, हालांकि वो इंडस्ट्रीज के तौर पे देखें तो उभरने लगी है. एग्रीकल्चर में देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया. वहाँ के जो पुअर पीपल्स हैं उनको अब खाना मिलने लगा है. बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन. बट लेकिन वहाँ पर जो एसेंशियल फ्रीडम एक सिटीजन को मिलनी चाहिए वो एक वहाँ के सिटीजन को नहीं मिली. ओके, एंड कैरिड आउट दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसी. और वहाँ पर केवल एक ही चीज़ का ध्यान दिया, रशियन रिवॉल्यूशन या रशियन जो बोल्शेविक की पार्टी जो थी, जो कि बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, तो उनका ये उद्देश्य था कि कैसे भी करके हमें अपने देश में डेवलपमेंट लेके आना है. वहाँ पर उन्होंने व्यक्ति या किसी सिटीज़न की आज़ादी पर फोकस नहीं किया. और वहाँ पर उन्होंने अपनी रिप्रेसिव पॉलिसीज चलाई, अपनी खुद की पॉलिसीज चलाई, जैसे कि लाइक हम लोग अभी पढ़ के आ ही चुके हैं, जो हमने कलेक्टिवाइजेशन हमने पढ़ा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स ही किया था वहाँ के पीपल्स को कि इन पॉलिसी पर आपको चलना होगा. या फिर जैसे लाइक हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनाना स्टार्ट की, नए सिटी इंडस्ट्री सेटअप की, तो बहुत ही जल्दी से वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्ड करी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ता जाए. इस वजह से okay, by the end of the 20th century the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. Through it was recognized the socialist ideal still enjoyed respect among its people. हालांकि जब तक 20th सेंचुरी ख़त्म हुआ, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है यूएसएसआर की, वो अब एज ए सोशलिस्ट कंट्री ख़त्म होती गई. ओके, बट इन इस कंट्री द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म से रेड थ्रू इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज. पर लेकिन जो दूसरे देश थे उन्हें सोशलिज्म का आइडिया रशिया के रिवॉल्यूशन की वजह से आया. तो कहीं ना कहीं जितने भी बाकी देश हैं वहाँ पर अगर सोशलिज्म का आइडिया अगर आया है तो कहीं ना कहीं रशिया का सबसे बड़ा हाथ. ओके, कहीं ना कहीं इस समय भारत भी किसी मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एज ए कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में था, और कहीं ना कहीं सोशलिज्म का ये आइडिया रशिया से ही भारत में भी आया. ओके, यही थोड़ा सा हम पढ़ते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, इम्पैक्ट जो पड़ा रशियन रिवॉल्यूशन का भारत में, देखते हैं क्या है. अमॉन्ग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड मैंने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया रशियन रिवॉल्यूशन, स्पेशली द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी. बहुत सारे ऐसे बच्चे थे भारत के जो फॉरेन में जो पढ़ने गए थे, तो उन्होंने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे उन्होंने सभाएं जो कॉन्फ्रेंसेस थे वो अटेंड करी. बाय द मिड 1920s द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड इन इंडिया. और 1920s में आते भारत में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई. इट मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी. और उनके जो मेंबर्स थे वो हमेशा टच में रहे विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के. ओके, इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टूक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रशिया. और ऐसे बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे वो कहीं ना रशियन विजिट करने लगे और वहाँ के आइडियाज़ को अपने देश में डेवलप करने के लिए सोचने लगे. इन इंडिया राइटिंग गिव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रशिया. In Hindi, R.S. Awasthi wrote 1921 Russian Revolution Man and His Life and His Thought. और यहाँ पे इंडिया में वेरियस राइटर्स ने और रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होके लेख लिखना स्टार्ट हुए. जैसे कि जो R.S. अवस्थी जो थे उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन के बेसिस पे लेनिन की लाइफ और उसके थॉट के बारे में एक बुक लिखी. ओके, इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, वो भी सोवियत सोशलिज्म के बारे में उन्होंने लिखा. ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्या आइडिया रहे या फिर रशिया में किस तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ और उसकी वजह से सोशलिज्म का आइडिया कैसे स्प्रेड हुआ, और उस आइडिया से वहाँ की इकोनॉमिक तो ग्रो हुई एज वेल एज एग्रीकल्चर में फॉर्म आया, पर लेकिन वहाँ के पीपल्स को फुली तरीके से
आज़ादी नहीं मिली, उनके बहुत सारे राइट्स को डिप्राइव किए गए। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो बोल्शेविक पार्टी जिसने ओवर टू पावर किया, उन्होंने जनता के सलाह मशवरा से यहाँ पे वहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के तहत नहीं, उन्होंने पावर को ओवरटेक किया। ओके, कहीं ना कहीं वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने, क्योंकि कोई भी इनकी आवाज़ खिलाफ आवाज़ उठा रहा था उसको दबा दिया जा रहा था। और एक वहाँ पर एक सिंगल पार्टी बन गई जो कि वहाँ की रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जो कि बोल्शेविक पार्टी जो कि उसने बाद में अपना रीनेम किया और एक कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। तो हमने इस चैप्टर में हमने ये आउटकम निकला। ओके, यहाँ पर अब चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।